नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चित टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख रहे होंगे कि भारत में लू का संकट, और आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, इसको आप लू एक तरह का मतलब आपदा ही बोल सकते हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस से जुड़ सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं जीएस पेपर 1 में जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएँ होती है, आप उससे कनेक्ट करेंगे। ये आर्टिकल जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा यूपीएससी, उसके बाद यूपीपीसीएस और साथ में बीपीएससी और अन्य स्टेट एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो लू जान लेते हैं क्या होता है। इंग्लिश में हीट वेव बोल सकते हो आप। हीट वेव यानी कि लू का जो लहर है, एक तरह का जो है ना, ये मौसमी घटना है जिसमें क्या होता है कि किसी क्षेत्र में सामान्य से काफ़ी अधिक तापमान कई दिनों तक बना रहता है। ठीक है, इसको हम लोग लू की लहर, हीट वेव या फिर लू के नाम से जानते हैं। तो जो भारत में एक संस्था काम करती है, IMD है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग, इसने जो है लू का डिफिनेशन दे करके रखा हुआ है कि किसे हम लोग लू मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे। उसको हम लोग अभी जस्ट आगे देखेंगे। तो आप इसको देखेंगे कि भारत अभूतपूर्व जलवायु संकट का सामना कर पड़ रहा है। आप जानते ही हैं कि पूरा विश्व जलवायु संकट का सामना कर रहा है, इससे भारत अछूता नहीं रहेगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ पर ये लू का संकट और भी क्या होता है, गहरा हो जाता है। अगर भारत में देखें तो उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में तापमान लगातार क्या है, 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच रहा है। इसका मतलब लू का संकट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, गंभीर है हमारे यहाँ पे, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि दुनिया का, वर्ल्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में भारत में के भीतर दर्ज किया जाता है। और उसके बाद उसमें भी जो आधे से अधिक सिटी है वो उत्तर प्रदेश में केंद्रित है। तो ये समझ सकते हैं, ये इसका एक एग्जांपल है लू का। उसके बाद IMD के अनुसार अगर देखा जाए, IMD के अनुसार अगर देखें तो भारत में जो रात का औसत तापमान है प्रति दशक कितना हो रहा है, 0.21 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर रही है। अब इतना अगर टेम्परेचर वृद्धि होगा तो इससे क्या होगा कि जो हम लोग का शरीर है और साथ में जो पर्यावरण है ये कभी ठंडा हो ही नहीं पाएगा, है ना। और ठंडा नहीं हो पाएगा मतलब टेम्परेचर अगर सामान्य नहीं होगा तो दिन के समय जो गर्मी है और अधिक बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह के कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग आगे इसका प्रभाव में जो इसका इम्प्लीकेशन होता है हीट वेव का, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए, भारत में भीषण गर्मी के संकट के बारे में दिया हुआ है। भारत गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रहा है, जहाँ तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया है। रात के तापमान में वृद्धि और शहरी ताप द्वीप और उत्पादकता में कमी से सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और गरीब मजदूरों की जो आजीविका है वो भी इससे क्या हो रहा है, गंभीर रूप से खतरे में पड़ रहा है। ये है भारत में गर्मी का संकट। ठीक है, तो वही जो मैं आपको बता रहा था, अभी बोल रहा था कि IMD के अनुसार जो है हीट वेव का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको इसको नॉर्मल एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या बोला गया है कि IMD के अनुसार जो है तापमान सीमा के आधार पे, है ना, क्षेत्रीय तापमान सीमा के आधार पर लू की घोषणा की जाती है। क्षेत्रीय मतलब कौन से रीजन में कितना तापमान होगा, उसके अनुसार से वो वहाँ पर लू है या नहीं है, उसके आधार से वो डिसाइड करते हैं। जैसे अगर मैदानी क्षेत्र है, अगर वहाँ का तापमान क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो उसको लू घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए ये जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर अगर कितना 37 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, लू घोषित कर दिया जाता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है हम लोग का, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पर 30 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो उसको लू घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है क्षेत्रीय तापमान सीमा के आधार पर घोषणा करती है कौन, IMD। ठीक है, उसके बाद जो है विचलन के आधार पर भी, जैसे लू का जो लहर है सामान्य तापमान से, जैसे मान लीजिए सामान्य तापमान जितना है उससे अगर 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई शहर है और उसका जो तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस से अब 4 डिग्री या 4 से 6.5 के बीच में टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर लू घोषित कर दिया जाएगा कि यहाँ पर लू चल रही है। उसी तरह से भीषण गर्मी की लहर होती है, जब 6.5 डिग्री से भी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, तो उसको भीषण लू लहर कहा जाता है। ठीक है, भीषण। उसके बाद जो है इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आप सर्व हीट वेव। ठीक है, उसके बाद निरपेक्ष तापमान आधार पे, यानी कि मैदानी इलाकों में वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो। मतलब जो मैदानी इलाका है वहाँ पर जरूरी नहीं कि ये वाला नियम भी 4.5 से 6.5, अगर जो वहाँ का वास्तविक अधिकतम तापमान है अगर उसमें से अगर 45 डिग्री से अगर वहाँ पर अधिक हो जाता है, तो सामान्य आधार रेखा
जो वहाँ पर बना करके रखा है नॉर्मल टेम्परेचर, उसका बिना परवाह किए वहाँ पर लू की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गया है ना, इसके कारण भी होंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि जब ये लू की घटना होती है ना, जब ये लू की घटना होती है तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, प्रभाव जो है कौन कौन से क्षेत्र में होता है, किस रूप में हमें देखने को मिलता है, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें कि आर्थिक और आजीविका। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट आएगा आर्थिक प्लस आजीविका को लेकर के। तो जैसे देखिए, अगर आर्थिक आयाम में देखा जाए तो इससे उत्पादकता क्या होती है, उत्पादकता कम होती है ना, श्रम की भारी हानि होती है। जैसे मैं अगर आपको एक रिपोर्ट बताऊँ विश्व बैंक के अनुसार, भारत का जो लगभग 75% श्रम बल है, 75% यानी कि 380 मिलियन लोग जो है वो कृषि, खनन और निर्माण जैसे गर्मी के संपर्क में आने वाले काम क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर टेम्परेचर अधिक रहा तो उससे के बॉडी से क्या होगा, वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा, है ना, तो वो काम नहीं कर पाएगा, जितना उसकी उत्पादकता है वो कम हो जाएगी, तो मतलब श्रम का क्या होगा, हानि होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद रोजगार, जो वैश्विक रोजगार है वो भी, उसमें भी हानि होने लगेगा, उत्पादकता कम हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, है ना, रोजगार की हानि होगी, तो ये समस्या बन सकती यहाँ हो जाएगा। फिर आर्थिक विकास, जो व्यापक आर्थिक विकास का दबाव है, विश्व बैंक ने भी चेतावनी दिया है कि अगर भीषण गर्मी की लहरों के कारण जो है जितना आदमी काम कर सकता है, जितना घंटा एक आदमी कर सकता है नॉर्मल, उसमें भी क्या होगा, कमी आएगा। दूसरा बात क्या होगा, फसल का भी नुकसान होगा, बुनियादी ढांचा पर दबाव होगा, और इससे जो भारत का जीडीपी है वो अंततः क्या हो, जीडीपी ग्रोथ रहता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया। उसी तरह से दूसरा इसका अगर आयाम देखें तो खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति को लेकर के देख सकते हैं ना, खाद्य सुरक्षा और प्लस मुद्रास्फीति को लेकर के देख सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए कि जो रात्रिकालीन की श्रम मजबूरी है वो बढ़ेगा। जैसे भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है, और किसानों को जीवित रहने के लिए दिन में तो वो काम कर नहीं सकेगा क्योंकि हीट वेव चल रहा है ना, इसके कई सारे प्रभाव है, जैसे बीमारी भी होती है, हार्ट में स्ट्रोक भी आता है ना, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है कि कृषि प्रधान देश है और किसानों को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, रात में काम करना पड़ेगा, सर्च लाइट रोशनी में मजबूरन काम करना पड़ेगा, और अगर रात में काम करेगा तो उससे क्या होगा कि सांप के काटने का डर बना रहेगा, मतलब उसके जीवन हमेशा क्या होंगे, जोखिम में रहेंगे। एक और क्या होगा, उष्मा मुद्रास्फीति, यानी कि खाद्य मुद्रा में से मान लीजिए क्या होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ता है तो जो खड़ी फसल है वो सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो उसमें अनाज भरेगा नहीं, और अनाज अगर नहीं बनेगा तो उत्पादकता क्या हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता कम हो जाएगी। उसके साथ अगर कमज़ोर मानसून रहा तो ये भी कृषि के उपज में क्या करेगा, भारी गिरावट करेगा, और इन सब के बावजूद क्या होगा, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगा, है ना, और जिसका प्रभाव आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। उसके बाद इससे संबंधित क्षेत्रों में भी तनाव आएगा, कृषि से क्षेत्र संदर्भ, जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर तापमान बढ़ेगा तो पशुधन जो है वो भी इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। जैसे मुर्गी पालन हो गया वो प्रभावित होगा। जैसे फार्म में जो दूध का उत्पादन होता है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होता है तो दूध की उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसमें भी गिरावट। उसके बाद मृत्यु दर में क्या हो जाएगा, पशु मृत्यु दर में भी वृद्धि होने लगेगा। तो ये इसकी समस्या है। ठीक है, फिर सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आयाम से देखें, है ना, स्वास्थ्य के आयाम पे देखें तो स्वास्थ्य के आयाम में क्या हो जाएगा कि जैसे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो शहरी और ग्रामीण गरीब इससे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, गरीब क्यों ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उसके पास पक्की छतों का अभाव है, पानी की कमी है, बार बार बिजली कटौती, भीड़ भाड़ वाले जगहों में वो रहते हैं। तो गर्मी का जो सबसे घातक प्रभाव हमें देखने को मिलता है वो गरीबों के ऊपर देखने को मिलता है। गर्मी अधिक होने से बीमारियों में भी वृद्धि होती है, जैसे थकावट, जानलेवा हीट स्ट्रोक, निर्जलीकरण के कारण बहुत सारे अंग क्या होते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य में गिरावट आती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे अगर बहुत अधिक गर्मी रहती है तो रात में ठंडक नहीं होता है, तो नींद नहीं पूरा कर पाते हैं लोग, और इससे दीर्घकालिक थकान उत्पन्न होता है। जो लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है, और वो कम हो जाएगी तो कामगारों का जो उत्पादकता है वो कम होने लगा, हृदय संबंधी बीमारी हो जाएगा। इन सब का खतरा क्या होता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया। फिर उसी तरह से अगर आप पारिस्थितिक और पर्यावरणीय आयाम से देखें तो शहरी उष्माद्वीप UHI, यानी कि इसमें क्या होता है कि शहर में लोग क्या कर रहे हैं कि कंक्रीट से घर बना रहे हैं, डामर की सड़कें और हरित छतरियों का कमी है। इस कारण से शहरों के भीतर गर्मी को ये क्या करते हैं, रोक करके रखते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। फिर देखेंगे कि जैव विविधता का भी संकट है। अत्यधिक अगर टेम्परेचर होगा
तो जो प्राकृतिक जल का स्रोत है वहाँ पर पानी का कमी होगा, पानी का कमी होगा तो उस पर जो निर्भर पशु पक्षी है उनका क्या होगा, मौत होगा। तो बड़े पैमाने पर जैव विविधता का भी क्या होगा, ह्रास होगा। और जैव विविधता का ह्रास होगा तो जो प्लांट भी मरेंगे, उससे क्या होगा कि जो कार्बन अवशोषण की क्षमता है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें समस्या है। ये मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे आप कि मैंने ये सारे पॉइंट मेंशन कर दिए है ना। उत्पादकता, श्रम हानि, वैश्विक रोजगार हानि का केंद्र है ना। उसके बाद देखेंगे आप रात्रिकालीन ये उष्मा मुद्रास्फीति, उससे संबंधित जो कृषि क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र है वहाँ पर इसका क्या प्रभाव होगा, फिर स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा ना। फिर अगर देखा जाए इसका मूल कारण, तो मूल कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन कौन सा, तो मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ रहा है, इससे कारण तापमान बढ़ रहा है। और तापमान बढ़ेगा तो चरम मौसमी घटनाओं में आवृत्ति और उसकी अवधि में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और जितना ज़्यादा अवधि और आवृत्ति में वृद्धि होगा उतना ज़्यादा प्रभाव है मानव पर देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे देखेंगे हरित अवसंरचना का भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो शहरीकरण जो है अनियोजित तरीके से हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है। इस कारण से वनों की कटाई हो रही है। तो जो वनों की जब कटाई होगी तो जो प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। फिर नीली है ना, ग्रीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। क्या होता है नीली अवसंरचना, तो जैसे अतिक्रमण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इससे आर्द्रभूमि, झील या जो जल निकाय है वो सब नष्ट हो रहा है। इससे जो प्राकृतिक उष्मा अवशोषण को ये क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये सब उष्मा को अवशोषित करता है, वो कर नहीं पाएंगे तो उष्मा का प्रभाव हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद और देखें तो शासन में क्या है, कमी है। जैसे स्थानीय और अति स्थानीय मौसम पूर्वानुमान अभी भी क्या है, कमज़ोर है। हिट जो मौजूदा हीट एक्शन प्लान है वो भी क्या है, दीर्घकालिक जो अवसंरचना अनुकूल रणनीति है वो ना हो करके, तो जब आपदा हो जाती है तो उसके उपाय के रूप में काम करते हैं। तो आपदा घटित होने पे नहीं, जबकि दीर्घकालिक रूप में हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो शासन में भी क्या है, हमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास क्या ऑप्शन है आगे बढ़ने का रास्ता, है ना। कैसे हम सब क्या क्या कर सकते हैं, जाके ये जो हीट वेव है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य स्तर पे चेतावनी से हाई अलर्ट, वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर हमें क्या करना पड़ेगा, मानचित्रण करना पड़ेगा। और उसके बाद जो गरीब झुग्गी झोपड़ी है उनका भी ध्यान देना पड़ेगा। जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके तहत हमें क्या करना पड़ेगा, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि निधि मतलब पैसा का आवंटन हो, ताकि इसके ऊपर प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। उसके बाद प्राकृतिक आधारित समाधान पे काम करना पड़ेगा। प्रकृति आधारित समाधान पे क्या होता है, प्रकृति आधारित समाधान, तो शहरी केंद्रों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घने छोटे जंगल का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक टेक्निक होता है, जापान की एक टेक्निक है मियावाकी, है ना। मियावाकी एक टेक्निक है, इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और शहरी वानिकी को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। इससे इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति आधारित समाधान। उसके बाद जैसे ये अमृत सरोवर मिशन भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसमें क्या होता है कि आर्द्र भूमि हो गया, झील हो गया, इन सब के जीर्णोद्धार मतलब इसको पुनः प्राप्ति के लिए हमें तेज़ी लाना पड़ेगा, ताकि जो स्थान जहाँ पर ये भी झील आर्द्र भूमि है वहाँ पर वो प्राकृतिक स्थानीय शीतलन प्रभाव को वापस लाया सके, है ना। ताकि शीतलन का प्रभाव अगर रहेगा तो उससे हीट वेव कम होगा। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम लोग, जलवायु प्रतिरोधी शहर अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सार्वजनिक आवासों में सौर परावर्तक सफ़ेद पेंट, हरी छतें और पारंपरिक इंसुलेशन सामग्री जैसे कि मिट्टी, चूने का प्लास्टर, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं। जब घर बनाए तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों का यूज करें, ताकि तापमान में क्या कर सके, कम कर सके, है ना। क्योंकि ये तापमान को अवशोषित नहीं कर सकता है। दोपहर का जो चरम घंटों के दौरान आपातकालीन शीतलन स्थानों के रूप में काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सार्वजनिक स्थल बना सकते हैं ना। सार्वजनिक स्थल जो हवादार हो, तो अगर हवादार होगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर लोग जाकर के विश्राम कर सकेंगे, तो जो हीट वेव का प्रभाव है उससे लोग बच सकते हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, नीति और श्रम में सुधार कर सकते हैं। भीषण गर्मी के दौरान जो है 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच कामगारों के लिए सख्त काम बंद करना चाहिए। और वेतन ऐसा नहीं कि 12 बजे से 4 बजे तक काम रोक दिया तो उसका वेतन का हानि करे, मतलब वेतन को काट ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस व्यवस्था को हमें लागू करनी चाहिए। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान होता है, जैसे स्ट्रीट वेंडर उसको बोलते हैं जो रोड पे क्या करता है, जो बेचने वाले होते हैं रोड के किनारे। उसके बाद निर्माण श्रमिक हो गया, छोटे किसान हो गया, इन सब की आय की रक्षा के लिए हमें बीमा योजना शुरू करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे प्रभावित लोगों को सेव कर सकते हैं ना। फिर देखिए निष्कर्ष, भारत को भीषण गर्मी को एक अस्थायी मौसम संबंधी घटना के रूप में नहीं बल्कि मूलभूत विकासात्मक मुद्दे के रूप में देखना चाहिए। जलवायु अनुकूलन को शहरी नियोजन, श्रमिक सुरक्षा जाल और व्यापक आर्थिक नीति में एकीकृत करके भारत एक टिकाऊ और गर्मी प्रतिरोध भविष्य का निर्माण सफलतापूर्वक कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष हो गया।
अब देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ गए तो आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिसंकल्प IAS, ठीक है, संकल्प IAS को ज्वाइन करें और वहाँ पर इसका आंसर चेक कर सकते हैं। आपका आंसर फ्री में चेक किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन का भारत में लू की लहरों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में भी क्या है, वृद्धि होती है। और इसका आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है। तो कैसे विश्लेषण करेंगे, जैसे मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बता दूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप परिचय लिखेंगे, ठीक है। परिचय में आप क्या करेंगे, लिखिएगा मतलब लू के बारे में पहले बता दीजिएगा, आप हीट वेव के बारे में बताइएगा कि यह एक मौसमी घटना है जिसमें किसी भी क्षेत्र में सामान्य से जब अधिक तापमान कई दिनों तक बना रहता है तो उसको हीट वेव बोलते हैं। और IMD के अनुसार जो मैंने आपको परिभाषा बताई उसको आप मेंशन कर दीजिएगा परिचय में और बता दीजिएगा कि इसके कारण जो है। और अगर आप चाहें तो जैसे IPCC का रिपोर्ट आता है ना, उसके बारे में भी आप परिचय में क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या करिएगा, आप इसका कारण बताइएगा कि ऐसा कौन कौन सा कारण है जिस कारण से ये हीट वेव का जो फिनोमेना है और ज़्यादा गहराई से बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है ना, उसके बाद जलवायु परिवर्तन हो गया, शहरी उष्माद्वीप प्रभाव हो गया, उसके बाद नेचुरल है ना वेरिएबिलिटी एल नीनो जैसी घटना हो गया, फिर भूमि वायुमंडल अंतर क्रिया हो गया। और जो भी मैंने आपको यहाँ पर कारण बताए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये सब नीली आवाज है ना, नीली अपसंरचना का क्षरण, हरे अपसंरचना का नुकसान हो रहा है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप इन सब के बारे में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो बहुत सारे पॉइंट बताए उसके बारे में भी आप जिक्र करेंगे। फिर अब जो उसमें बोला गया है कि इसकी आवृत्ति, तीव्रता, अवधि में वृद्धि देखने को मिला है, तो इसके बारे में यहाँ पर फैक्ट नहीं दिया गया है। मैं आपको फैक्ट वो बता दूँ, आप वो भी मेंशन कर दीजिएगा कि 1981 से लेकर के, ठीक है, अगर 2020 तक देखें तो हीट वेव के क्षेत्र में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुआ है। 1990 के दशक में जहाँ 2 घटनाएँ थे हीट वेव का, 2019 के समय में अगर देखें तो 48 घटनाएँ हुई और 2024 के समय में लगभग 536 हीट वेव की घटनाएँ हमें देखने को मिली है। तीव्रता में अगर देखें तो 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2.5 गुना क्या हो गया है, बढ़ गया हीट वेव का फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अवधि के बारे में बात करें तो जैसा कि अनुमान है 40 डिग्री से अधिक, 40 डिग्री सेल्सियस हमेशा प्लस में अगर देखें तो 21वीं सदी के अंत तक इसकी जो अवधि है वो 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। और इसका प्रभाव जो है उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण पूर्व तट, इन सब जगहों पे हमें देखने को मिलता है। फिर प्रभाव में आप बताएंगे वही जो मैंने आपको बताया इसमें, है ना, स्वास्थ्य को लेकर के, कृषि को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, सामाजिक को लेकर के, है ना। फिर सरकार क्या प्रयास करी, जैसे मैंने बताया हीट एक्शन प्लान हो गया, IMD का पूर्वानुमान हो गया, अनुकूलन कोस्ट हो गया, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग हो गया, हरित छत्ते हो गया, है ना, ये सब आप बता देंगे। लेकिन इन सब के सामने भी चुनौती है, जैसे रात के तापमान की अनदेखी, है ना, उत्सर्जन कटौती में वैश्विक निर्भरता है। तो ये सब आप बता सकते हैं, फिर निष्कर्ष बता दीजिएगा, है ना, तो हो जाएगा आपका ये आंसर, है ना। इसको लिख करके आप वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू यह वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। जय हिंद। मिलते हैं इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक पे को लेकर के अगले वीडियो में।